हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिलायंट लर्निंग सॉल्यूशंस। मैं प्रशांत तिवारी, आपका केमिस्ट्री टीचर, और आज मैं 9th क्लास का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। जो हमारा पहला चैप्टर है वो है मैटर in our surroundings। हमारा पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज मैटर। If we want to know what is matter, तो अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखें, anything that occupy space having mass and having volume is called matter। आपके आसपास देखिए, हर उन चीजों को देखिए जिसके पास डेफिनेट मास हो, जो स्पेस को ऑक्युपाई कर रही हो और जिनका कोई वॉल्यूम हो, वो मैटर है। जैसे कि आप जिस मोबाइल से या लैपटॉप से मुझको देख रहे हैं वो मैटर है। हो सकता है कि आप जिस टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हो वहां पे पानी की बोतल रखी है, वो भी मैटर है। आप जिस रूम में बैठ के ब्रीदिंग कर रहे हो वहां पे गैस है, वो भी मैटर है। हाँ, वो मैटर के अलग अलग फॉर्म हैं, लेकिन अल्टीमेट सब मिलाकर ही सबको हम मैटर ही कहेंगे। तो मैटर की डेफिनेशन अगर लिखनी हो तो आप लिखिए एनीथिंग दैट ऑक्युपाई space having some mass and volume is called matter। तो हर वो चीज जो जगह घेरती है, जिसका एक डेफिनेट मास होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, उसको हम मैटर कहते हैं। ठीक, तो डेफिनेशन को हम लोग समझ गए। अब अगर बात की जाए कि व्हाट कंपोज्ड ऑफ मैटर, मैटर किससे मिलके बना है, तो दूसरा पॉइंट हमारा है, तो मैटर is composed of molecules। मैटर मिलके बनता है मॉलिक्यूल से। आपने प्रीवियस क्लासेस में एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं थोड़ा सा आपका रिवाइज करा देता हूं। यूनिवर्स की स्मॉलेस्ट एंटाइटी को हम एटम बोलते हैं, और एटम के मिलने से बनता है हमारा मॉलिक्यूल। हालांकि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में एटम के बारे में भी पढ़ेंगे, फिर भी इस जगह मैंने आपको थोड़ा सा रिवीजन करा दिया। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि जैसे मान लीजिए ये मॉलिक्यूल ऐसे मिलके आपने मैटर को बनाया। अब अगर ये मॉलिक्यूल बहुत पास में है तो सॉलिड बनेगा। जैसे कि ये बुक,
इस बुक में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, इस बुक में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत पास पास होंगे। उनके उन मॉलिक्यूल्स के बीच में बड़ा अट्रैक्शन फोर्स होगा। देखिए मैं इसको तोड़ नहीं सकता, मैं इसको फाड़ नहीं सकता। साधारण अगर मैं सिंपल फोर्स लगाऊं तो मैं इसको फाड़ नहीं सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगा हुआ है। अगर यही अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम हो जाता है तो लिक्विड बनता है। अब जैसे आप ये लिक्विड देखिए, तो ये जो लिक्विड है, इन लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप थोड़ा ज्यादा होता है। और अब एयर मैं आपको दिखा नहीं सकता, ये तो आपको खुद फील करनी है। तो ये जो एयर है, इनमें गैसेस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर रहते हैं। तो अगर ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैस में ये जो डिफरेंस आया है वो बेसिकली मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट की बेसिस पर आया है। मैटर में जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं अब ये रहे, इस मॉलिक्यूल के बीच में और इस मॉलिक्यूल के बीच में थोड़ा सा स्पेस है। इस स्पेस को कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटर बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। अगर ये स्पेस बहुत कम है, यानी कि मान लीजिए कि मॉलिक्यूल बहुत पास पास हैं, तो ये सॉलिड बनेगा। तो ये क्या बनेगा? सॉलिड। अगर ये मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर हैं तो यही मैटर की फॉर्म बन जाएगी लिक्विड। और अगर ये मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं तो यही बन जाएगी गैस। थोड़ा सा मैं इंटरेस्टिंग बात आपको यहां बताता हूं, आउट ऑफ सिलेबस है, कि मैटर की सिर्फ यही 3 स्टेट नहीं होती है, और भी साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवरी की। तो एक स्टेट आई प्लाज्मा, और भी डिस्कवरी की तो एक मैं लिख देता हूं यहां पर। हालांकि फिलहाल अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए, प्लाज्मा ये भी एक मैटर की स्टेट है, लेकिन ये फंडामेंटल स्टेट नहीं है। और एक आई बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इस चैप्टर के एंड में मैं आपको इन दोनों के बारे में बता दूंगा, डोंट वरी। फिलहाल we have to focus on the solid, liquid and gas. So the basic difference criteria between solid, liquid and gas is the intermolecular distance and intermolecular attraction force. So just revise. In solid, intermolecular distance is very less and intermolecular attraction force is very high. While in case of liquid, intermolecular distance is normal, medium, and intermolecular attraction force is average, also average. While in case of gas, intermolecular space are very high and intermolecular attraction force is very low. So these forms solid, liquid and gas. What we learn? First, what is matter? Second, the form of matter. Now third, difference in the solid, liquid and the gas. Now start. So please put on the heading difference between solid, liquid and gas. मैं यहां पे लिख देता हूं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. First is our mass. अगर हम सॉलिड में देखें,
आप एक काम करिए, आप बुक जिस कॉपी में आप लिख रहे हैं आप उसको उठा के देखिए, उसका एक डेफिनेट मास होगा। यानी जैसे मेरे पास ये एक कॉपी है, बुक है, इस बुक को अगर मैं वे करूं तो इसका एक डेफिनेट मास आएगा। यानी सॉलिड्स हैव डेफिनेट मास। सॉलिड का मास डेफिनेट होता है। डेफिनेट का मतलब एक 400 ग्राम, 300 ग्राम, 1 kg, 100 kg, it depends on the weight but have definite mass. In the same manner, liquid also have definite mass. In the same manner, gas also have definite mass. So if we consider about the mass, all solid, liquid and gas have definite mass. Now in case of next difference, volume. अब आप थोड़ा सा इसको फील करिए इस चैप्टर को, है ना, कि आपको अगर आप फील करेंगे, आप देखेंगे, अगर आप इस चैप्टर को फील करेंगे, जैसे मान लीजिए ये कॉपी, तो क्या इस कॉपी का वॉल्यूम फिक्स है कि नहीं है? हाँ, बिल्कुल फिक्स है। इस कॉपी का वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है। अगर हम ये पानी लें, अब इसका वॉल्यूम मान लीजिए एक लीटर है, ठीक है, और इसको हम दूसरी बकेट में डाल दें, तो क्या इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा? नहीं, उसका वॉल्यूम अभी भी उतना ही रहेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि लिक्विड्स का भी वॉल्यूम सेम रहता है। इन द सेम मैनर अगर हम गैस की बात करें, तो आप एक बलून में गैस भर लीजिए और उस बलून से दूसरे बलून को कनेक्ट कर दीजिए और पहले बलून की जो एयर है उसको पास कर दीजिए दूसरे बलून में। आप देखेंगे कि जितना पहले बलून का वॉल्यूम था उतना ही दूसरे बलून का भी वॉल्यूम है। सो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि इन तीनों का वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। ओके, नाउ थर्ड हम देखते हैं शेप। अगर हम लोग शेप की बात करें, हाँ, तो यहां पे थोड़ा डिफरेंस आएगा। अगर हम लोग शेप की बात करें तो इसका शेप यही रहेगा जब तक, अब आप ये मत कहिएगा कि नहीं सर इसका शेप तो हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम फाड़ दें, नहीं, वो एक अलग इशू है, ऐसे नहीं करना है आपको। तो आप देखेंगे इसका शेप डेफिनेट है, फिक्स है। आपके पास जिस चेयर में बैठे हो उसका भी शेप फिक्स है, लेकिन क्या लिक्विड का शेप फिक्स है क्या? नहीं। अगर आप अभी इसको आप इसमें फिल कर रहे हो तो इसका शेप किस तरीके का है? बॉटल शेप का, ठीक है। और अगर आप इसको किसी दूसरे पॉट में डाल दीजिएगा या किसी दूसरे बर्तन में डालेंगे, जब आप दूसरे बर्तन में डालेंगे तो आप देखेंगे कि इस पानी ने उस बर्तन का शेप ऑक्यूपाई कर लिया, तो ये अपना शेप चेंज कर लेगा, लेकिन सॉलिड अपना शेप चेंज नहीं करेगा। गैस के साथ क्या होगा? सिमिलरली गैस के साथ भी होता है कि जिस कंटेनर में ये भरी जाएगी ये उसी का शेप ऑक्यूपाई कर लेगी, यानी इसका तो शेप डेफिनेट होता है। लेकिन लिक्विड और गैस के केस में शेप जो है वो डेफिनेट नहीं होता है और इनका वही शेप होता है जो जिस बर्तन में ये भरे जाते हैं। अब हम अगले डिफरेंस की अगर हम बात करें, मैं यहां लिख देता हूं नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट ठीक है। अगर हम लोग अगले डिफरेंस की बात करें, हाँ ओके, अब हम लोग अगले
डिफरेंस की बात करें तो हमारा अगला डिफरेंस है डेंसिटी। हमारा जो अगला डिफरेंस है वो है डेंसिटी। डेंसिटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए ये एक सॉलिड है जिसपे मैं लिख रहा हूं। अगर मैं इसको नॉक करता हूं तो आवाज आती है, इसका मतलब ये डेंस है। इसका मतलब क्या है? डेंस। अच्छा, बिकॉज यू आर इन द 9th क्लास सो यू डोंट नो द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। वैसे डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, दैट इज मास बाई वॉल्यूम। यानी अगर आपको किसी भी चीज की डेंसिटी निकालनी है तो उसका मास बाई हिसाब से देखें। देखिए मैं आपको प्रूफ करता हूं कि डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी। हम भी नहीं जानते कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी या किसकी कम होगी, बट अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, ठीक है, और अगर वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। अब आप खुद बताइए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था सॉलिड, लिक्विड और गैस के केस में वॉल्यूम सबसे ज्यादा किसका होता है। तो अगर हम बात करें गैस में तो गैस के मॉलिक्यूल कैसे थे? गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर थे। तो अगर गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हैं तो ऑब्वियस सी बात है इनका वॉल्यूम भी इनका बहुत ज्यादा होगा। तो अगर इनके मॉलिक्यूल दूर दूर हैं तो इनका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम। और चूंकि बिकॉज सॉलिड के लिक्विड बहुत पास पास थे तो इनका वॉल्यूम कम होगा या हम मिनिमम बोल सकते हैं। तो मैंने भी आपको बताया यहां पर कि जिस चीज का वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी सबसे कम होगी। तो बिकॉज गैस का वॉल्यूम मैक्सिमम है तो इसकी डेंसिटी कम होती है। लो कह देते हैं या लो डेंसिटी कह देते हैं। और सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो कम होता है तो इसकी डेंसिटी हाई होती है। नाउ इन केस ऑफ लिक्विड, तो लिक्विड के केस में जो वॉल्यूम होता है वो इंटरमीडिएट होता है तो इसकी डेंसिटी भी इंटरमीडिएट होती है। वैसे भी लिक्विड के कंसर्न में लिक्विड की बहुत सी प्रॉपर्टी सॉलिड और गैस के बीच में कैसी होती है? इंटरमीडिएट। तो एक बार ये थोड़ा सा पॉइंट जरूर देख लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि सॉलिड की डेंसिटी हाई होगी, लिक्विड की डेंसिटी इंटरमीडिएट होगी और गैस की डेंसिटी लो। ठीक, नाउ नेक्स्ट हमारा डिफरेंस हमारा जो नेक्स्ट डिफरेंस है दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। अभी कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज को कितना कंप्रेस कर सकते हैं। अगर हम सॉलिड की बात करें तो हम सॉलिड को कितना कंप्रेस कर सकते हैं बताइए। अगर ये बुक है तो आप उसको कितना कंप्रेस कर पाओगे? लगभग ना के बराबर। थोड़ा बहुत कंप्रेस हो भी सकता है अगर आप बहुत हैवी मशीन्स वगैरह यूज कर लीजिए, लेकिन फिर भी सॉलिड्स जो होते हैं वो उतने कंप्रेसिबल नहीं होते। आप देखिएगा मैं पूरी ताकत लगा रहा हूं लेकिन फिर भी ज्यादा कंप्रेस नहीं कर पा रहा हूं। अगर हम लिक्विड की बात करें, ये देखिए मैंने एक लिक्विड वाटर ली, तो एज कंपेयर टू सॉलिड मैं इनको कंप्रेस
ज्यादा कर पा रहा हूं, मैं इनको ज्यादा दबा पा रहा हूं। कंप्रेस का मतलब होता है कि अगर हम उसके ऊपर फोर्स लगाएं या उसको दबाएं तो उसका कुछ शेप चेंज हो, वॉल्यूम चेंज हो, ठीक है। और अगर हम एक बलून लें और बलून में एयर भर दें और उसको कंप्रेस करें, तो बलून को आपने बहुत बार कंप्रेस किया होगा, देखा होगा आपने, आसानी से कंप्रेस हो जाता है। तो कंप्रेसिबिलिटी के फैक्टर की अगर हम बात की जाए तो जो हमारे सॉलिड्स होते हैं वो लीस्ट कंप्रेसिबल होते हैं, मतलब सबसे कम कंप्रेसिबल। और लिक्विड की बात की जाए तो मैंने आपको बताया लिक्विड्स आर इंटरमीडिएट इन, लगभग सारी प्रॉपर्टी में ये इंटरमीडिएट आएंगे, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल। एंड गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट डिफरेंस पे आएंगे। तो ये कंप्रेसिबिलिटी का डिफरेंस हो गया, अब हम लोग इसके नेक्स्ट डिफरेंस पे आएंगे। तो अब हम लोग इसकी बात करें एक टर्म आता है डिफ्यूजन। आप में से कितने लोगों ने यह शब्द सुना है कभी वर्ड पहली बार, डिफ्यूजन? हो सकता है कि आप लोगों में से ये आपने ये वर्ड ना सुना हो, लेकिन फील आप में से सबने किया होगा। मैं आपको बताता हूं कैसे डिफ्यूजन। आप एक काम करिए, आप अपने रूम में परफ्यूम की बोतल को एक कॉर्नर पे जाइए, आप फौरन से एक कॉर्नर पे जाइए, वहां पे जाने के बाद आप परफ्यूम बोतल ओपन करके रख दीजिए। आधे घंटे बाद क्या होगा बताइए? लगभग 30 मिनट बाद क्या होगा? लगभग 30 मिनट बाद वो पूरा कमरा स्मेल, अच्छी स्मेल उस पूरे कमरे में आ जाएगी। क्या आपने कुछ किया? आपने कुछ नहीं किया। आपने सिर्फ क्या किया? आपने परफ्यूम की बोतल को ओपन करके रख दिया। हुआ क्या कि गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल की एक प्रॉपर्टी होती है, मॉलिक्यूल्स की एक प्रॉपर्टी होती है तरीके से, यहां पर ये थे तो यहां पर इनकी जो कंसंट्रेशन थी वो बहुत ज्यादा थी, हाई कंसंट्रेशन। और मान लीजिए ये जो रूम का दूसरा एंड है और यहां पर इनकी कंसंट्रेशन बहुत कम है। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल है ये मूव करने लगेंगे और ये कहां जाने लगेंगे? जहां पर इनकी कंसंट्रेशन लो है। इसी प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन हो गई, मतलब मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट करना जहां पर उनकी ज्यादा कंसंट्रेशन है उस तरफ जहां पर उनकी कम कंसंट्रेशन है। अब बात यह आती है कि हम ये देखें, ये तो मैंने आपको बताया कि डिफ्यूजन क्या है। अब हम डिफरेंस बताएं कि किसका डिफ्यूजन ज्यादा होगा और किसका डिफ्यूजन कम होगा। तो मेरे ख्याल से आप इतने स्मार्ट तो हुई कि आपने इतना तो अंदाज लगा ही लिया होगा कि बिकॉज सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत कंप्रेस होते हैं, बहुत पास होते हैं, तो क्या ये मूव करेंगे? नहीं। तो सॉलिड्स डिफ्यूजन में पार्टिसिपेट नहीं करते। लिक्विड में क्या होता है कि लिक्विड की जो अपर लेयर होती है वो थोड़ा सा वेपराइज हो जाए, तो हो सकता है कि एज कंपेयर टू सॉलिड लिक्विड थोड़ा सा डिफ्यूजन करे। लेकिन गैस की तो ये प्रॉपर्टी ही होती है
कि अगर आपने गैस को कहीं भी रख दिया और आपने उस कंटेनर को ओपन कर दिया तो थोड़े समय बाद गैस के मॉलिक्यूल अपने आप डिफ्यूज आउट हो जाएंगे। ये अभी सर 26 मिनट तो ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन थर्मल एक्सपेंशन होता है। हीट करने के बाद एक्सपैंड सॉलिड की कम सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है। इसमें उल्टा लिखा हैं उल्टा लिखा, वही तो कंफ्यूज है। सॉलिड में वेरी लो। थर्मली यानी हीट लेने के बाद एक्सपैंड होना। हाँ सही कह रहा है। ठीक। गैस और तेज से भागने लगता है। अब हम लोग इसके लास्ट डिफरेंस पे जाएंगे। इसके लास्ट डिफरेंस पे जाएंगे, दैट इज थर्मल एक्सपेंशन। थर्म का मतलब होता है हीट और एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़ना या फैलना। तो आप खुद बताइए, अगर आप सॉलिड को हीट करें और लिक्विड को ओपन कंटेनर में हीट करें और गैस को हीट करें, सबसे ज्यादा तेजी से कौन मूव करेगा या किन मॉलिक्यूल्स के बीच में मूवमेंट सबसे ज्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में मूवमेंट सबसे ज्यादा होगा जिनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम है। और सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स किसके बीच में है? वो है गैस। तो सॉलिड आर वेरी, इनमें थर्मल एक्सपेंशन बहुत कम होता है, वेरी लो, बहुत कम थर्मल एक्सपेंशन होगा। इन केस ऑफ लिक्विड द थर्मल एक्सपेंशन इज इंटरमीडिएट, while in case of gas there are highly expandable। इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझा सकता हूं। आप एक बलून लीजिए और बलून को थोड़ा थोड़ा हीट करना स्टार्ट कीजिए, बहुत थोड़े ही टाइम बाद बलून रप्चर हो जाता है। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन बढ़ता है, उनको जगह चाहिए एक्सपेंड होने के लिए। अगर वो जगह उनको मिल जाती है तो ठीक है, और अगर वो जगह उनको नहीं मिलती है तो उस जगह को बनाने के लिए वो वॉल्यूम को बढ़ाती हैं, नतीजा रप्चर। तो आज हम लोगों ने जो सीखा वो कुछ ये था कि आज हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा मैटर, उसके बाद फॉर्म्स ऑफ मैटर, और डिफरेंसेस। ये तीन चीजें हमने आज सीखी, मैटर, फॉर्म्स ऑफ मैटर और डिफरेंसेस। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, और तब तक के लिए थैंक्स, गुड डे।